आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियोस पे। आज जो है इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा अगेन 30 से लगभग 30 क्वेश्चन कवर करूंगा आपको, और ये यहाँ पे पार्ट 3 है एमपी पुलिस कांस्टेबल जीके प्लस साइंस क्विज का। मैं ब्रजेश सिंह आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आगे पढ़ाता रहूँगा। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी देख लें। ये है पार्ट 3। इसके अंतर्गत अगेन मैंने जीके और साइंस के क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हृदय का कौन सा अर्धभाग शरीर के विभिन्न भागों को रक्त भेजता है। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने डिटेल वीडियो देखा होगा हमारा बायोलॉजी का, तो उसमें हृदय के बारे में मैंने बताया कि हृदय जो है हमारा 4 भागों में विभक्त है। ठीक, 4 कोष्ठक होते हैं हृदय में। तो इसमें अब ऊपरी भाग होता है और एक निचला भाग होता है। ऊपरी भाग में भी 2 हिस्से हैं और निचले में भी 2 हिस्से हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हृदय का कौन सा भाग जो है आपके शरीर को रक्त पहुंचाता है। तो ऑप्शन देखिए कौन कौन सा, ऊपरी अर्धभाग, निम्न अर्धभाग यानी कि नीचे वाला, दायां अर्धभाग या बायां अर्धभाग है। तो कौन सा है इसमें से? तो इसका जो आंसर है आपका नीचे वाला, यानी कि लोअर पोर्शन जो है दिल का, वो हमारे रक्त को है जो विभिन्न भागों में भेजता है, उसको निलय भी बोला जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है हृदय के ऊपरी 2 कोष्ठ को क्या कहते हैं और निचले 2 कोष्ठ को क्या कहते हैं। तो देखिए मैंने बताया है आपको, अगर आपने अभी पिछला जो आंसर था उसमें मैंने बताया था कि निलय बोला जाता है। तो निलय देखिए किसको बोला गया था, तो निलय बोला गया था आपको निम्न वाले को, यानी कि नीचे वाले को निलय बोला गया था। तो इसका आंसर जो है, आंसर है आपका परिकोष्ठ और निलय, यानी कि ऊपरी 2 कोष्ठ जो होते हैं उसको परिकोष्ठ कहा जाता है और निचले 2 कोष्ठ जो होते हैं उसको निलय कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समग्र साक्षरता दर से पिछड़ा हुआ है। यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार कौन सा राज्य था जो कि शिक्षा में बहुत ही पीछे था। तो वो था आपका बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है शिक्षा में हमेशा से पीछा आ रहा है, पिछड़ता जा रहा है। कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। तो देखिए अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो इसको जो है 2 भाइयों ने बसाया था जिनका नाम है हरिहर और बुक्का। तो हरिहर बुक्का लोगों ने इसको बसाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में मतलब किन लोगों के द्वारा बसाया गया था। तो वो हरिहर और बुक्का के द्वारा बसाया गया था, ये याद रखिए। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी राजधानी मतलब कौन थी, मतलब विजयनगर की राजधानी क्या थी। तो ऑप्शन है आपके पास मैसूर, तंजौर, हम्पी और बेलूर। तो इसका आंसर हो जाएगा हम्पी। बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार पीएससी तक के लेवल के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और एसएससी ने तो कई बार पूछा है सीजीएल में। ठीक, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई थिंक पिछले साल का जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये किस लिए मिला था, मतलब किस कार्य के लिए मिला था। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ नोबेल पुरस्कार तो उनको मिला था, लेकिन कब मिला था। ठीक, नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था। तो देखिए बात करते हैं अगर नोबेल पुरस्कार की, तो इनको मिला था 1913 में। साहित्य का नोबेल इनको मिला था और ये मिला था गीतांजलि की रचना करने के लिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि। गीतांजलि के कार्य के लिए बस पूछा, यहाँ पे पूछा है किस कार्य के लिए मिला था, तो वो गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक, लेकिन आने वाले समय में अगर आपसे डेट पूछ ले तो आपको डेट भी याद रखना, सन याद रखना है। तो सन जो है 1913 में गीतांजलि के लिए इसको आपको मिला था। तो आंसर हो जाएगा गीतांजलि। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि रामकृष्ण मिशन जो था, ठीक, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, तो ये सॉरी मैंने आंसर ही बता दिया, लेकिन ठीक है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो आंसर तो है इसका स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, लेकिन इसको कब किया गया था तो इसकी भी डेट आपको याद रखनी है। 1897, 1897 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसको जो है स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि लोकसभा के पहले वक्ता कौन है। लोकसभा के पहले वक्ता कौन है या कौन थे। ठीक,
तो देखिए इसको याद करने का सिंपल से एक ट्रिक है। किसी भी कोई भी पूजा पाठ कोई भी बड़ा काम होता है तो उसमें सबसे पहले हम किस भगवान को बुलाते हैं? गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी की उपासना की जाती है, उनको सबसे पहले बुलाया जाता है। तो लोकसभा में भी कुछ पहले वक्ता बनना था, बहुत बड़ा काम हो रहा था, पूजा हुआ होगा, तो वहाँ पे गणेश जी को बुलाए होंगे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा गणेश से रिलेटेड है, तो आंसर है गणेश मांगलांकर या जीबी मांगलांकर के नाम से भी जाना जाता है। गणेश वासुदेव मांगलांकर, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो गणेश मावलांकर आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक किसने जीता था? योगेश्वर दत्त, गगन नारायण, साइना नेहवाल या सुशील कुमार? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ओलंपिक 2012 की बात की गई है और रजत पदक यानी कि सिल्वर चांदी की बात हो रही है। तो किसने जीता था? तो वो जीता था आपका सुशील कुमार ने, और ये रेसलिंग में उन्होंने जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि काकन मठ शिव मंदिर के लिए जाने जाने वाला सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? काकन मठ मध्य प्रदेश के किस जिले में है जो कि शिव मंदिर के लिए? तो ये है आपका मुरैना में। ठीक, काकन मठ शिव मंदिर के लिए है और किस लिए जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में? मुरैना में। तो इसको आप याद कर लीजिए, काकन मठ मुरैना के अंतर्गत आता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन ऊटपटांग जो है व्यापम के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे कुछ चीज़ें पूछ लेता है वो ऊटपटांग। बात करते हैं किस जिले में अचानक मार अभ्यारण्य है? तो ये तो बहुत ही फेमस है, आपको याद होगा अचानक मार अभ्यारण्य। तो अचानक मार अभ्यारण्य कहाँ है? अनूपपुर के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनूपपुर। तो अनूपपुर में कौन सा है? अचानक मार। ठीक, अचानक मार अभ्यारण्य अनूपपुर के अंतर्गत आता है। बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तो लूसेंट के विविध में दिया हुआ है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, लूसेंट में विविध को पूरा पढ़ लीजिए। सबसे ऊंचा भारत में, विश्व में सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, बड़ा, भारत के प्रथम व्यक्ति, विश्व के प्रथम व्यक्ति, नॉर्थ पोल पे जाने वाले, इस टाइप के जो ये विविध में जो दिए हुए हैं, इनको आप जरूर एक बार मतलब रीड मारते रहें, जब टाइम मिले तो इसी को आप रीड मारें। तो भारत में कोई जो स्वतंत्र गवर्नर जनरल कौन हो गए आपके? ये थे लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक, तो इनको याद रखना है आपको। लॉर्ड माउंट बेटन थे इसके जो है स्वतंत्र, लॉर्ड माउंट बेटन इसके गवर्नर जनरल हो गए। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? तो भारत में जो है मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है। देखिए ऑप्शन है वित्त मंत्री, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत मतलब रिजर्व बैंक, बैंक फादर्स ऑफ बैंक भी कहा जाता है। और ये किस कमिटी के द्वारा बनाई गई थी, रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी? तो ये है यंग हिल्टन, जो हिल्टन यंग कमीशन था उसके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन हमको बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि कौन सी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत भी आपका सबसे पहले तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ऑप्शन देखिए, बड़ौदा, थाने, तो ये सब चीज़ें तो मध्य प्रदेश में आती नहीं है। मऊ, ठीक है, अम्बावाड़े। ठीक, तो अब सबसे पहले आपको पता चला गया कि मध्य प्रदेश में, तो 2-3 ऑप्शन आपने काट लिए, अब बच गया महू। ठीक, तो अब मध्य प्रदेश में हमको इतना पता है इंदौर में है। ठीक, अब लेकिन आपको थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा। इंदौर में भी एक जगह है मऊ, इंदौर से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे एक आर्मी वॉर कॉलेज भी है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छी जगह है। कभी आप अगर आर्मी के लिए ट्राई करेंगे तो अगर वहाँ आप जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा, एक बार घूम के आइएगा वो आर्मी सेंटर। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी जो है ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे आर्मी वॉर कॉलेज के नाम से वहाँ पे फेमस है वो। तो वो जो है मऊ में है। अब देखिए, तो मऊ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मऊ। अब लेकिन मऊ को जो है महू नहीं रहा, अब वो हो गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो उसका नाम कर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है उसको। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से, यानी कि इनमें से जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो है कोयला और लोहे की खदानें पाई जाती हैं। कोयला जो है सिंगरौली वगैरह में यहाँ पे आपको अधिक मात्रा में मिलेगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा बना दिया गया है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले मैं बड़ा पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ क्वेश्चन कितना सिंपल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र के टूटने पर किसी भी राज्य के शासन को अपने हाथ में, मतलब उसकी बागडोर को अपने हाथ में ले सकता है? इतना बड़ा क्वेश्चन कर दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन सिंपल सा था, किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। एक लाइन का क्वेश्चन था, अगर इतना इजी ऐसे दे देता तो बच्चे बहुत ही जल्दी आंसर में लगा देते। आप सभी को इसका आंसर पता है, लेकिन कभी हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा सा आप घबरा जाओ, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो सिंपल सा, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? तो वो लगता है आपका 356। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 365। और 360 के जो आर्टिकल 360 होता है उसके तहत कौन सा लगाया जाता है? उसके तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक। तो इसका आंसर है 356, राष्ट्रपति शासन। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, कि भारत की पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी कौन सी थी? तो पहली स्कॉर्पियन वर्ग पनडुब्बी जो थी वो थी कलावरी। तो देखिए ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस कलावरी। आईएनएस कलावरी जो है ये आपकी पहली स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। और आईएनएस विक्रांत को तो अभी हटा दिया गया है, मतलब वो खत्म हो गया था तो उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे आईएनएस कलावरी जो है स्कॉर्पियन वर्ग की पहली पनडुब्बी थी भारत की, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कि प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो अभी की बात चल रही है, तो देखिए एक चीज को देखिए, ये तो खैर करंट के क्वेश्चन है, सभी लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब तक चेंज नहीं हो रहे जब तक के लिए हम ट्रिक बताते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है, जब संविधान बन रहा था, ठीक, तो संविधान में भी एक क्वेश्चन था कि संविधान जो सभा था उस समय संविधान का निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस समय सलाहकार कौन थे? तो वो भी थे राव, ठीक, बीएन राव थे। और यहाँ पे भी राव हुई है, राव लोग अधिकतर सलाह देने का काम करते, तो यहाँ पे है सीएनआर राव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये ट्रिक जो है जब तक है जब तक ये राव साहब हैं, इसके बाद कोई और आ जाएगा तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए करंट की ट्रिक मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, करंट आप याद करें वही अच्छा। बात करते हैं अगला, कि निम्न में से कौन सा सुनामी का कारण है? अब सुनामी, सबसे पहले तो सुनामी वर्ड से आपने क्या समझा कि भाई समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें, जब सुनामी उस समय आई थी तो कितनी बड़ी बड़ी 33-33 फीट की लहरें भी उठी थी इतनी ऊपर, ठीक है। तो अब बताइए, सबसे पहले तो समुद्र में लहरें उठ रही हैं। लहरें कब उठती हैं? जब पानी में हलचल होता है, ठीक। लहरें कब उठेंगी? जब पानी में हलचल होगा। अब पानी में हलचल कैसे होगा? जब समुद्र तल के नीचे कोई कुछ चीज हलचल होगी तभी तो पानी में हलचल होगा। अब व्हेल मछली पलट जाए समुद्र में तो उससे हलचल होगा, लेकिन इतना हलचल नहीं होगा कि 33 फीट की लहरें उठ जाएं। तो ऑप्शन देखिए, अब समुद्र में चक्रवात, ठीक है, चक्रवात आएगा तो उठेगा लेकिन लहरें नहीं उठेंगी। चक्रवात से उठेंगी लेकिन हवा चलेगा, तूफान चलेगा, लेकिन इतनी बड़ी लहरें नहीं उठेंगी। मानसून, बारिश होगा, कोई नहीं। समुद्र के नीचे भूकंप। अगला, सूर्य चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण का खिंचापन, तो इससे तो ज्वार भाटा आता है, सिंपल सा, कितना सूर्य खींचेगा, ज्यादा नहीं खींचेगा। लेकिन थर्ड पॉइंट को देखिए, समुद्र के नीचे भूकंप। अगर समुद्र के नीचे भूकंप आ जाए, पूरा बेस हिला दे, तो पूरा पानी इधर से उधर हो जाएगा। और उतना ज्यादा पानी अगर हिलेगा और नीचे से फोर्स लगे तो बनी सी बात है 33 के 50 फीट ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र के नीचे भूकंप इज द राइट आंसर सुनामी का, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ठीक, और किस राज्य के पुनर्संगठन से बनाया गया था? तो बहुत ही सिंपल है, आंध्र प्रदेश से बना था। लेकिन तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ना कि आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई? अब आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आंसर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो बहुत ही सिंपल, पंजाब, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा मैं, यहाँ पे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, लेकिन नदियों का मायका किसको कहा जाता है? तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। ये याद रखिएगा कि नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ब्रिटिश शासन ने उड़ीसा का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? तो देखिए उड़ीसा का नाम जो है ओडिशा रख दिया गया था, और अभी भी फिर से हमने उड़ीसा को ओडिशा ही कर दिया, यानी कि ब्रिटिश पद्धति को हम फिर से अपना रहे हैं। तो इसका आंसर है ए, ओडिशा, ठीक। उड़ीसा है तो उड़ीसा को ओडिशा कर दिया था और फिर से हमने इसका नाम ओडिशा ही कर दिया है अभी प्रेजेंट में।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। अब देखिए क्वेश्चन इसने कैसा घुमा दिया कि द गार्जियन ऑफ द जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान के गार्जियन कौन हो गए। तो ये सबसे ऊंचा कौन है अपने यहाँ पे, संविधान तो है लेकिन वो भी कुछ गलती करे तो उसके ऊपर भी तो कोई होना चाहिए। तो अब वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय। ठीक, उच्चतम न्यायालय है जो कि संविधान में भी अगर कुछ चीजें होती हैं तो ये कार्यवाही करेगा आपका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग में नहीं आता। तो देखिए आपको संभाग वाइज अगर करना है तो मैंने पूरे एमपी के डिटेल वीडियो डाले हुए हैं, पूरे संभाग को मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप पूरे देखें, भोपाल संभाग, सागर संभाग, इंदौर संभाग, ठीक है, होशंगाबाद, नरसिंह, मतलब हर संभाग को मैंने जो है, नर्मदापुरम संभाग, हर संभाग को मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो उसको आपको देखना चाहिए, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बताता हूँ कि इंदौर संभाग के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो देखिए धार आता है, झाबुआ आता है, बड़वानी भी आता है, लेकिन देवास जो है इंदौर संभाग का भाग नहीं है। तो इसको आपको याद रखना है। मूक नायक किसके द्वारा लिखी गई है, ये पिछले बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, मूक नायक। तो देखिए इसका आंसर पहले बताता हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा। मूक नायक लिखी गई है वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। याद कैसे रख सकते हैं, अगर बात करें पिछले ज़माने में SC ST को बहुत ही दबा के रखा जाता था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था। ठीक, लेकिन आज के ज़माने में नायक बन रहे हैं, उनके अंदर भी जो है योग्यता है, क्षमता है कुछ करने की, तो वो नायक बन रहे हैं। तो मूक नायक, उससे आप रिलेट कर सकते हो कि पहले ज़माने में बोला नहीं जाता था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था, आज के ज़माने में वो नायक बन रहे हैं। तो मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई थी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित हो जाती है। तो ये जो है सिंध नदी जो है गुना जिले में विभाजित हो जाती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक, इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल। ठीक, तो इसको कैसे याद कर लेंगे, इसको याद करने की ट्रिक है कि कोई भी महल है, अरे रानी महल है, चमन महल है, ठीक है, कोई पूछा अरे किसने बनवाया था, अरे हमारे दोस्त ने ही तो बनवाया था, हमारे दोस्त ने ही बनवाया था। इजिली कोई भी कुछ पूछे, हमारे अरे रानी महल, हाँ ये तो मेरे दोस्त ने बनाया, चमन महल ये भी मेरे दोस्त ने बनाया था। तो इसका आंसर है दोस्त मोहम्मद खां। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोस्त मोहम्मद खां। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि द्विशासकीय प्रणाली का प्रारंभ जो है किस गवर्नर के जनरल के द्वारा किया गया था। तो ये जो है आपका किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभ्यारण्य के पास स्थित है। तो चतुर्भुज नाथ जो है गांधी सागर के पास स्थित है। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सागर है तो सागर जो है चारों दिशाओं से एक सा ही दिखता है। ठीक है, और गांधी जी भी हैं जो हमारे बहुत ही जो है राष्ट्रीय पिता हैं, तो उनको भी आप चारों तरफ से देखेंगे तो ज्ञान का भंडार आपको एक सा ही मिलेगा। तो गांधी सागर चतुर्भुज नाथ मंदिर अभ्यारण्य के पास स्थित है। इसका आंसर हो गया गांधी सागर। अगला, भारत और श्रीलंका द्वारा, मतलब भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होता है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलास्का की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडमरू, ठीक, या खंबात की खाड़ी। तो इसका आंसर है पाक जलडमरू मध्य। याद रखिएगा, पाक जलडमरू मध्य। ये क्वेश्चन व्यापम ने ऐसा पूछा इसलिए इजी हो गया थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, पाक जल संधि किन दोनों देश के बीच में है, और पहला ऑप्शन होता है भारत और पाकिस्तान, और हम भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं क्योंकि पाक नाम आया रहता है, लेकिन नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग गीले स्नानागृह यानी कि जो आपका बाथरूम्स होते हैं उसमें ना फिसलें, फिसलन रोधी टाइल्स प्रयुक्त की जाती है। किस लिए की जाती है, तो बनी सी बात है, आप जहाँ पे घर्षण ज़्यादा होगा वहाँ कम फिसलोगे, जहाँ पे घर्षण कम होगा वहाँ आप फिसलोगे। तो इसका आंसर होगा घर्षण वाला। देखिए तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए सतह को चिकनी बनाने के लिए गलत हो गया, क्योंकि ऊपर बोल रहा है कि फिसलन रोधी यानी कि चिकना होगा तो फिसलन ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन डी कट गया। आकर्षक बनाने के लिए, जरूरी नहीं अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम उसको खुरदुरा बनाए। ऑप्शन ए, फर्श और पैरों के बीच घर्षण को कम करना। फिर मैंने वही बताया, घर्षण को आप कम कर दोगे बाथरूम में, बार बार फिसल के गिरोगे। बचा कौन सा, ऑप्शन बी, यानी फर्श और पैरों के बीच में घर्षण की वृद्धि करने के लिए खुरदुरी टाइल्स लगाई जाती है, ताकि पानी पड़ने पे भी आप फिसलो ना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं आपके। तो
अब आप लोगों का काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और ये जो हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी ज़रूर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है? वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा लग रहा है क्या आपको वीडियो? कंटिन्यू मैं इसको करूँ कि ना करूँ? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बंद कर दूँगा इस सीरीज़ को, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए। और देखिए जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे इस पार्ट में तो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, अधिकतर मैंने बता दिए आंसर, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे पिछले पार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे, तो कुछ लोगों ने ही जवाब दिए हैं, 3 4 5 10 लोग हैं जिनने जवाब दिए हैं, सही जवाब दिए हैं। कुछ लोगों ने सीधे विकिपीडिया से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जवाब दीजिए, ठीक? ज़्यादा से ज़्यादा आप जवाब दीजिए, आंसर को फाइंड कीजिए, जवाब ज़रूर दीजिए, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।